एंड वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 में जो फिजिक्स का थ्योरी वाला पोर्शन था, क्वेश्चन पेपर था, उसके 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी चैडविक ने। ठीक है, तो चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया था कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है चैडविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमें यहाँ पे बतानी है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? ये होती है वेबर। ठीक है, ये होती है वेबर। आपको पता होगा φ=BA, आपने देखा होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, यहीं पे हमसे फैराड की बात करें तो फैराड किसका होता है? कैपेसिटेंस का होता है। और जो हेनरी होता है वो इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का होता है। ओके, टेस्ला किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की अगर बात करें या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टेस्ला इसका यूनिट होता है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो टेस्ला भी बोलते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार ही पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा यहाँ पे हमारा क्या नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम याद है, आर मतलब रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, RMI। ठीक है, तो हम ऐसे करके पढ़ते थे पूरा VU X और गामा। तो ये सारी वेव थी। तो यहाँ पे एक्स रेज इसमें आती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, गामा रेज हमारी आती हैं, इंफ्रारेड हमारी यहाँ पे वेव्स आती है। लेकिन जो बीटा रेज होती हैं ये क्या नहीं होती? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। तो बीटा रेज क्या नहीं होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा कैपेसिटर है C1 और C2, ठीक है, और ये किस में जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये जुड़ा हुआ है हमारा सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? मतलब ये C1 है और ये C2 है। तो जो सीरीज़ होता है, सीरीज़ में क्या होता है, इनको हम ट्रीट करते हैं जैसे हम रजिस्टेंस को पैरेलल में ट्रीट करते हैं। तो मतलब जो इफेक्टिव रजिस्टेंस होगा दैट इज़ 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाता कि दो कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, वो किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं, C1 और C2, फिर इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता अगर ये पैरेलल में होता। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसको प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, लेट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है अंदर भरा हुआ सेल में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट कर रहा होगा। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं, तो करंट जा रही होगी इधर को। ठीक है, तो लेट्स से इधर करंट का डायरेक्शन है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा इधर को है। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा कुछ ना कुछ इन इलेक्ट्रॉन को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is defined as a resistance offered by the electrolyte of
द सेल, ठीक है। और किससे प्रोवाइड कर रहा है ये? टू द फ्लो ऑफ आयंस को, ओके। अब देखो रेजिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसका ओम ही होता है, ठीक है, ओम ही होता है, ओके। तो आप इसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगर बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इजिकल टू वी प्लस आई आर, तो इस फॉर्मूले से तो आप पहले से ही रूबरू होंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज़ लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स क्या है? राइट एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? जब भी कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। व्हेन अ चार्ज Q enters in uniform magnetic field, it experience a force called as लॉरेंज फोर्स, ओके। और एक्सप्रेशन क्या होता है? F इजिकल टू QV साइन थीटा, ओके। इसका आप डायग्राम जरूर बनाइए। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, ओके। क्रॉस से दिखा रखा तो इन्वर्ट इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ से कोई चार्ज क्या था? एंटर कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ v, ओके। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये क्या होता है? इस तरीके से घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस। 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस का इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 1 ग्राम एनर्जी का इक्विवेलेंट हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस का इक्विवेलेंट एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि m गिवन है 1 ग्राम, ओके। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है इजिकल टू MC स्क्वायर। देखिए हमें C का वैल्यू पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है? फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक। बट क्या कीजिए आप इसे ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं E का वैल्यू रखूँ और यहाँ पे 1 था तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसे, ठीक है। उसके बाद C का वैल्यू रखिए 3 × 10⁸ और C का स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 10⁻³ ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 10⁻³ ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 से 3 पावर कट जाएगी, बचेगा कितना? 9 × 10⁻13 एंड एज इट इज़ एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल, ओके। तो आप इसे ध्यान रखिए। इसको एक मिलीग्राम में भी पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन कई बार मिलीग्राम के लिए भी पूछा हुआ है। अगर मिलीग्राम के लिए पूछेगा तो बस देखिए, अगर यहाँ पे मिली पूछा होता तो हम क्या करते? 10⁻³ रख देते, तब सेम क्वेश्चन क्या हो जाता? ये 3 ऊपर जाता तो ये भी 3 बन जाता, तो 10⁻6 ऊपर हो जाता, ठीक है। और 9 तो था ही, 10⁻16 यहाँ से हमारे पास था, ठीक है। तो 6 से 6 पावर कट जाती तो बचता कितना? 9 × 10⁻10, ओके। और ये किस में बचता? जूल। तो अगर ये 1 मिलीग्राम के लिए पूछता तो आंसर होता हमारा 9 × 10⁻10 जूल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? गिव द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप एंड पी टाइप। देखिए 2 टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहीं अगर हम एन टाइप की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी कौन होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? होल्स, ओके। तो इसे आप याद रखिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।